बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि हमने पार्ट 1 कार्डियोलॉजी डिस्कस कर लिया था, अभी जो है हम पार्ट 2 जो है कार्डियोलॉजी डिस्कस करने लगे हैं। तो 5 कीज़ तक कर लिए थे, छठी की है यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, जिसमें आपको PR इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड्स का मिल रहा होता है, जिसमें आपको प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल जो है मिल रहा होता है। लाइक हमारे पास PR इंटरवल जो है ऑक्यूपाई करता है 1 लार्ज स्केयर से ज़्यादा, प्लस आपको या जो है हमारे पास 5 स्मॉल स्केयर्स मिल रहे होंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक लार्ज जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको क्या है 5 जो हैं इस तरह के आपको स्क्वेयर्स मिलेंगे एक लार्ज स्केयर के अंदर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, तो इसमें जो है टाइप 1 है, ठीक है, जिसमें मोबिडिस 1 इज़ विनकी बेक, जिसमें आपको क्या है प्रोग्रेसिव प्रोलंगेशन मिल रही होती है PR इंटरवल की अंटिल ड्रॉप्ड बीट अकर्स। जब तक फ़र्ज़ करें यहाँ तक ये आपको मिलती जाएगी प्रोग्रेसिव प्रोलंगेशन, जब तक जो है बीट ड्रॉप नहीं होती, यहाँ तक जो है आपकी क्या है टाइप 1 मोबिडिस जो है कहलाती है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। टाइप 2 है मोबिडिस 2, इसमें क्या है PR इंटरवल जो है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। ऐसे सीधे सीधे MCQs आते हैं, ठीक है। बट द P वेज इज़ ऑफन नॉट फॉलोड बाय QRS कम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ही इस तरह जो है फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है इस तरह की, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास P है, ये क्या है PQRST, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास PR जो है इंटरवल बनेगा, ठीक है। PR इंटरवल आपको ये कांस्टेंट मिल रहा होगा, लेकिन जो आपकी P वेव है ना, ये ऑफन जो है आपको क्या है नहीं फॉलो कर रही होगी आपके QRS को। तो यहाँ पे जो है हम थर्ड डिग्री देख लेते हैं, फिर हम जो है डायग्राम्स के ज़रिए से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई एसोसिएशन नहीं मिल रही होती P वेव और QRS कम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, तो आपको इस तरह की जो है फिगर मिल रही होगी ECG में, ठीक है। सेकेंड डिग्री के अंदर क्या है आपको जो है मोबिडिस 1 के अंदर क्या है आपको PR जो है प्रोलोंगेशन प्रोग्रेसिव मिल रही होगी, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री AV ब्लॉक के अंदर क्या है आपको P जो है क्या है P जो है फॉलो नहीं कर रहा होगा आपके QRS को। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास P जो है फॉलो नहीं कर रहा आपके QRS को, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपका PR इंटरवल वो क्या है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे सेकंड डिग्री AV ब्लॉक 2:1 के लिहाज से जो है आप इस तरह से देख सकते हैं इसको, ठीक है। थर्ड डिग्री AV ब्लॉक के अंदर क्या है हमने कहा कोई एसोसिएशन नहीं होती आपके P और QRS कम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे जो है आप थर्ड डिग्री AV ब्लॉक विद द जंक्शनल एस्केप के साथ जो है इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास आपने AV हार्ट ब्लॉक को डायग्नोस कर लिया, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिडिस टाइप 1 है, तो यूजुअली जो है आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। इसमें पेशेंट जो है आपको एसिम्प्टोमेटिक मोस्टली जो है मिल रही होती है। मोबिडिस टाइप 2 के अंदर क्या है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, जिसमें आप थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे आप परमानेंट पेस मेकर जो है डालते हैं। इनिशियली जो है आप एट्रोपाइन देंगे फर्स्ट चॉइस ऑल सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया पेशेंट। सिम्टोमेटिक पेशेंट है ब्रेडिकार्डिया के साथ है तब जो है आप एट्रोपाइन देंगे। फिर जो है आप ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग जो है ऐड करेंगे यूज टू बाय टाइम अंटिल द ट्रांसफर पेसिंग इज डन। फिर इसके बाद जो है आप ट्रांसवेनस जो है पेसिंग जो है कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद जो है आप परमानेंट पेसिंग पेस मेकर जो है लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट फॉर योर नॉलेज, वन स्मॉल स्केयर जो ECG का आपका होता है वो 0.04 सेकेंड के इक्वल होता है, और एक लार्ज स्केयर जिसमें 5 स्मॉल स्केयर्स होते हैं वो आपके 0.2 सेकेंड के क्या है इक्वल होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, ये एनाटमी में जो MCQs या फिजियोलॉजी में पूछ लेते हैं। तो इस तरह का जो है आपका एक लार्ज स्केयर होता है जिसमें आपको 5 जो है स्मॉल स्केयर जो है मिल रहे होते हैं। की नंबर 7 है, तो यहाँ पे आप ECG लीड नंबर 2 पे देखें, और यहाँ पे जो है आपको क्या है एट्रियल फ्लटर साटूथ पैटर्न मिलेगा इस तरह का, ठीक है।
तो ये एक सीधा सीधा MCQs बनता होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आपसे पूछा जाता है सार टूथ अपीयरेंस, ठीक हो। तो आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन को, अगर पेशेंट आपका स्टेबल है प्लस उसमें हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर जो है उसका सही है, ठीक है। तब आप क्या है बीटा ब्लॉकर्स देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, ये फर्स्ट लाइन है, बट आप कंट्राइंडिकेट कर रहे होते हैं एस्थमा के अंदर, ठीक है। दमे के पेशेंट में जो है आप बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि ये उसको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें जो है आप नॉन डाईहाइड्रोपेरिडाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेल्टिएज़म, वेरापामिन, ये जो है आप एस्थमेटिक जो है पेशेंट में कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीटा ब्लॉकर्स में, ठीक है। डाइजोक्सिन के अंदर क्या है, ये कंसीडर नहीं की जाती फर्स्ट लाइन एनी मोर, ठीक है। अब इसको कंसीडर नहीं किया जाता, ये लेस इफेक्टिव है, आपके हार्ट रेट कंट्रोल को कम करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हाउएवर दे आर द प्रेफर्ड चॉइस इफ द पेशेंट हैज़ को एग्जिस्टेंट हार्ट फेलियर। तब अगर को एग्जिस्टेंट हार्ट फेलियर है तब जो है ये प्रेफर की जा सकती है डाइजोक्सिन। यहाँ तक था कि हमारा पेशेंट क्या है स्टेबल है और हाइपोटेंशन नहीं है उसे। अब अगर पेशेंट अनस्टेबल आ गया, हीमोडायनेमिकली आ गया और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 90 से कम है, तो तब क्या है आप इसको शॉक कंसीडर कर रहे होते हैं। शॉक में जो है आप कार्डियोवर्जन कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ है और अनस्टेबल है तो फॉर एग्जांपल उसको हाइपोटेंशन भी है और एट्रियल फिब्रिलेशन जो है जस्ट स्टार्टेड हुए, ठीक है, उसकी कोई नो कार्डियोवर्जन जो है ऑप्शंस में नहीं है, तो तब जो है आपने IV एमियोडारोन जो है इसको सिलेक्ट करना है अगर हमारे पास कार्डियोवर्जन ऑप्शन में नहीं है, ठीक हो गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं तो आपको लाजमी आना चाहिए। एट्रियल फ्लटर का मैनेजमेंट क्या है, कार्डियोवर्जन शॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास की नंबर 8 है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये चीज़ है क्या, ये हमारे पास एक ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है जो कि ओरिजिनेट हो रही है आपके वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकस से। ये वहाँ से क्या है ओरिजिनेट हो रही होती है और ये डेवलप हो सकती है आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और इसको रिक्वायर होता है अर्जेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। अर्जेंट ट्रीटमेंट करना होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का। जब आप ECG कराएंगे तब क्या है आपको P वेव जो है प्रेजेंट भी मिल सकती है और एब्सेंट भी मिल सकती है इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ECG शोइंग ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया इन अ स्टिल कॉन्शियस पेशेंट इवन इफ सेमी कॉन्शियस, और हमारे पास एट्रियल एक्टिविटी उसकी हीमोडायनेमिकली क्या है स्टेबल है, तब आप उसे कंसीडर करते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तब आपने क्या ट्रीटमेंट स्टेबल पेशेंट को देना है एमियोडारोन, ठीक है। ECG शो अगर करिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हीमोडायनेमिक अनस्टेबल है, फॉर एग्जांपल उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम है, पेशेंट जो है उसे आप क्या है DC कार्डियोवर्जन शॉक जो है दे देते हैं। ही इज़ अनस्टेबल बट हैज़ अ पल्स उसकी है, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोलैप्स्ड है या हमारे पास ब्रीथ नहीं कर रहा, उसकी पल्स भी नहीं मिल रही, तब आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं। इसमें आप डिफिब्रिलेटर जो है यूज़ कर रहे होते हैं। डिफिब्रिलेटर में क्या है एसिंक्रोनाइज्ड शॉक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर जो है फ़र्क आना चाहिए, प्लस आपको इसके ट्रीटमेंट में भी जो है ये ट्रीटमेंट तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आपको। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर क्या है, अगर स्टेबल पेशेंट है तो एमियोडारोन देंगे, अगर अनस्टेबल पेशेंट है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का तब आप क्या है DC कार्डियोवर्जन कर रहे होंगे शॉक देकर। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है लाइक उसमें आपको बता रहे होंगे कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोलैप्स्ड हो गया या नॉट ब्रीदिंग कर रहे हैं, नो पल्स नहीं है, लेकिन हमें जो है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में क्या है पल्स हमें मिल रही थी, लेकिन इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपको पल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तब आपके डिफिब्रिलेशन और एसिंक्रोनाइज्ड शॉक जो है दे रहे होंगे। तो यहाँ पे कहा है कि एज द पेशेंट इज स्टिल कॉन्शियस विद अ फेल्ट पल्स जो है महसूस कर सकते हैं, इट इज़ द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नॉट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हाउएवर रिमेंबर दैट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज मैनेज्ड बाय एमियोडारोन इफ द पेशेंट इज स्टेबल एंड कार्डियोवर्जन इफ अनस्टेबल। इफ नो पल्स इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। और हमारे पास डायग्नोसिस ये क्या बन रहा होगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। तो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉकेबल एरिथमिया है। हाइपोकैलेमिया मिल रहा होता है आपको, लो पोटेशियम जो है आपको मिलेगा, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्लिनिकली जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तब जब आप कोई टेस्ट कराएंगे तब आपको जो है पोटेशियम लेवल क्या है डिक्रीज़ मिलेगा, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिल रही होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिक पेशेंट के अंदर।
तो बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर क्या है आपको डायग्राम भी दे देता है बना के, तो ये आपको चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। तो आपने देखना है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर जो है आपको वेव्स इस तरह की मिल रही होंगी, ठीक है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर जो है आपको वेव्स इस तरह की जो है मिल रही होंगी, ठीक है। और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या है आपको इस तरह से जो है वेव्स मिल रही होंगी, ठीक है। और एट्रियल फ्लटर के अंदर आपको सॉ टूथ अपीयरेंस जो है नज़र आ रही होगी। ये आप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसे समझे रट्टा लगा लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फाइंडिंग्स हैं। फिर से जो है ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो है आप ट्रीट कैसे करेंगे। पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, डिस्पनिया, फिब्रिलेटरी वेव्स ऑन ईसीजी, इरेगुलर रिदम हो, तब आपने बीटा ब्लॉकर देना है। अगर पेशेंट एस्थमेटिक नहीं है, दमा उसको नहीं है, अगर दमा है पेशेंट को, तब आप बीटा ब्लॉकर की बजाय जो है आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। अगर हाइपोटेंशन के साथ तब आप कार्डियोवर्जिन और आईवी एम्योडारोन जो है दे सकते हैं। एट्रियल फ्लटर के अंदर क्या है, फ्लटरिंग फीलिंग होगी चेस्ट के अंदर, ठीक है। सॉ टूथ वेव्स होंगी ईसीजी पे। सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जिन जो है आप यूज़ कर लेते हैं। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये जो है मुख्तसर जो है उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस थी तो उनको जो है सेपरेटली जो है उन्होंने टेबल बना के जो है पेश कर दिया है आपको। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर रेगुलर और फास्ट रिदम, ऑनगोइंग लाइट हेडनेस, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, तब आपने क्या देना है, एम्योडारोन देना है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, तब आपने क्या है इमीडिएट सिंक्रोनाइज्ड क्या है कार्डियोवर्जन देना है। अगर पल्सलेस जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इमीडिएट डिफिब्रिलेशन जो है करनी है। तो ये इस सोचने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर पेशेंट स्टेबल है तब आपने एम्योडारोन देनी है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तब आपने सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन इमीडिएट करना है। अगर पेशेंट की पल्स नहीं मिल रही तब आपने क्या करना है, डिफिब्रिलेशन देना है, ठीक है। अनसिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन हाई डिफिब्रिलेटर। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या करना है आपने, ओल्डर अडल्ट होगा, सडन कोलैप्स, नॉट ब्रीदिंग, वही बात हुई कि ब्रीद नहीं कर रहा, और पल्स ये मेन चीज़ है। अगर आपको पल्स नहीं मिल रही तो अब आपने क्या करना है, इमीडिएट डिफिब्रिलेशन जो है करनी है। नेक्स्ट साइनस ब्रेडिकार्डिया, इसके अंदर क्या है आपको साइन सिम्टम मिल रहे होंगे, लाइट हेडनेस, हाइपोटेंशन, वर्टिगो, सिंकोप, डिजीनेस। साइनस ब्रेडिकार्डिया जो है नॉर्मल होता है आपके यंग एथलीट्स के अंदर। फर्स्ट ड्रग जो है सिम्टोमेटिक के अंदर ब्रेडिकार्डिया में आप एट्रोपाइन जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास साइनस टैकीकार्डिया, फिजियोलॉजिकल सिचुएशन होती है, इसमें क्या है, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एंगर। हिस्ट्री क्या है, इसमें इन्फेक्शन की होगी साइनस टैकीकार्डिक पेशेंट में। नेक्स्ट है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसमें आपको ईसीजी में जो फाइंडिंग मिल रही होगी वो है डेल्टा वेव, ठीक है। तो आपसे क्लिनिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें आपको हाईलाइट कर देंगे डेल्टा वेव का। तो आपने क्या है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को सिलेक्ट करना है। नैरो कम्प्लेक्स सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्टली जब आप ईसीजी फाइंडिंग्स जो है आपको दे रहे होते हैं किसी भी केस में, तब ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको यंग पेशेंट्स के अंदर जो है आपको नज़र आता है पैल्पिटेशंस, लाइट हेडनेस, रिकरेंट यंग। इनिशियल लाइन ट्रीटमेंट क्या है, वल्सल्वा मैनवर, कैरोटिड मसाज। अगर इससे इम्प्रूव नहीं हुआ आपने क्या करना है, इंट्रावेनस एडिनोसिन देनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी याद रखना है, भूलना। नेक्स्ट पोलीमॉर्फिक ब्रॉड कम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज टॉर्सिडीज डी पॉइंट्स। तो ये भी जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, बीट टू बीट वेरिएशंस मिल रही होंगी आपको, इसमें कोई आपको यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं मिल रहा होगा वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस में। तब आपको ब्रॉड QRS मिलेगी एक्सेप्ट रेस्टिंग स्टेटस। अगर रेस्ट में है तब आपको ब्रॉड QRS नहीं मिलेगी, बाकी जो है आपको ब्रॉड QRS मिल रही होगी। प्रोलॉन्ग QT मिल रहा होगा। फेंटिंग एपिसोड्स, पेशेंट माइट बी यंग एथलीट एंड रिकरेंट मिल रहा होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, IV मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो है आप कर रहे होंगे ट्रीट इस पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वाहिल लाइफ लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसिमाइड या बोमिटनाइड और नाइट्रेट्स जो है इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट में एक्यूट केस में या डीकम्पनसेटेड कार्डिक फेलियर में, अगर इनका जो है इफ़ेक्ट ना हो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में, तब जो है आप ये यूज़ कर रहे होते हैं। द फॉलोइंग मेडिकेशंस हैव ऑल बीन शोन टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी इन पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर।
अब जो हम नीचे ड्रग्स पढ़ने लगे हैं ये आप लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर पेशेंट्स की मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करने के लिए जो ट्रीट कर रहे होते हैं। इसमें एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जिसमें एप्लिरिनोन, स्पाइरोनोलेक्टोन ये दे रहे हो, हाइड्रोलाजाइन विद नाइट्रेट्स। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी पेशेंट्स हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ या हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड को रिड्यूस करने के लिए आप क्या है डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं, जिसमें फ्यूरोसिमाइड, लेसिक्स या आप बोमिटेनाइड दे रहे हो। स्टार्ट करना होता है आपने एसी इनहिबिटर्स या हमारे पास बीटा ब्लॉकेट्स को, एक ड्रग देनी होती है एट अ टाइम। अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रही हैं तो आपने दूसरी जो है गोली को क्या है ऐड कर देना है, लाइक एसी या बीटा ब्लॉकर्स। अगर सिस्टम फिर भी परसिस्ट कर रही है तब आपने स्पाइरोनोलेक्टोन को क्या है ऐड कर देना है। साइड नोट्स, स्पाइरोनोलेक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है ये स्पाइरोनोलेक्टोन। इम्पोर्टेंट एक लाइन है कि इफ़ द पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ऑलरेडी ऑन फ्यूरोसिमाइड, बीटा ब्लॉकर्स, एसी एंड स्टिल हैज़ लोअर लिम एडिमा, this means that the diuretic is not efficient, the furosemide, therefore one of the following is needed। तो और भी उसको मज़ीद चाहिए होगी। क्या करना है आपने फ्यूरोसेमाइड की डोज को इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो पेशेंट 10 mg की ले रहा था तो आपने इसको क्या कर देना है, उसकी डोज को बढ़ा देना है, 20 mg क्या है कर देनी है, ठीक है। स्विच द फ्यूरोसेमाइड टू अदर बोमिटेनाइड और टॉर्सिमाइड, कंसीडर एडमिशन फॉर IV लूप डायूरेटिक्स। ये जो है आपने चेंजेस करनी है अगर पेशेंट जो है इन ड्रग्स पर हो इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक और वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर डायबिटिक पेशेंट हो तब आपने स्टार्ट करना है एसी इनहिबिटर्स के साथ, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स में कि फॉर एग्जांपल रेमिप्रिल इंस्टेड ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है आप अवॉइड करेंगे डायबिटिक पेशेंट में, बट वी विल फॉलो अप बाय द एसी इनहिबिटर्स। क्यों? क्योंकि एसी इनहिबिटर्स जो हैं आपकी रीनो प्रोटेक्टिव होते हैं और ये बेनिफिशियल होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसलिए जो है आप पढ़ रहे होते हैं कि डायबिटिक की टाइप्स लाइक डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक हमारे पास न्यूरोपैथी। इसलिए जो है हम अगर नेफ्रोपैथिक पेशेंट बन रहा हो तब डायबिटिक, तब हम जो है एसी इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ट्राई टू लिंक एसी विद द डायबिटिक मिलेटस इन योर माइंड, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हार्ट फेलियर प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन हो तब आपने क्या डायजोक्सिन देनी है। वन माइट आस्क, वॉन्ट फ्यूरोसेमाइड प्लस एसी इनहिबिटर्स लीड टू हाइपरकैलेमिया? द आंसर इज़ नो, ठीक है, ये आपको हाइपरकैलेमिया नहीं कराएंगे। थायजाइड और लूप डायूरेटिक्स फ्यूरोसेमाइड ये आपको हाइपोकैलेमिया कराएंगे, एज वेल एज एसी इनहिबिटर्स एंड स्पाइरोनोलेक्टोन ये आपको हाइपरकैलेमिया करा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट की नंबर 10, द समरी ऑफ ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन मैनेजमेंट। ये जो है हम कर चुके हैं, इसको फिर से जो है करना नहीं चाहिए वैसे, तो फिर भी आप इसको देख लें एक नज़र, ताकि टाइम जो है हमने बचाना है अपना, तो ये भी आप जो है देख लें इसको। तो मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो PCI जो है नहीं ऑप्शन में दे रहा होता, तब आपको थ्रोम्बोलाइसिस में से अल्टीप्लेज जो है दे रहा होता है, तब आपने इसको क्या सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। कंफ्यूज नहीं होना आपने इन टर्म से। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मायोकार्डियल इंफाक्शन ट्रीटमेंट है, इसको आपने देख लेना है। ये निमोनिक है, इस तरह से आप जितना हो सके निमोनिक्स बनाया करें, उससे जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। नेक्स्ट की नंबर 11, द फोरामेन अलाउज ब्लड टू पास फ्रॉम द राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। इसका मतलब है कि जो आपका हमारे पास वैसे अमूमन ये केस है पेटेंट फोरामेन ओवेल का, आपका जो एक फोरामेन होता है वो अलाउ करता है ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम की तरफ जाने में मदद करता है। तो ओपनिंग इज़ सपोज टू क्लोज सून आफ्टर बर्थ। तो आपकी जैसे बर्थ हुई तब ये क्या है क्लोज हो जाता है, बट समटाइम्स इफ़ डज नॉट, तो ये क्लोज नहीं होता। तकरीबन 4 लोगों में से एक में ये क्लोज नहीं होता, ठीक है। ओपनिंग नेवर क्लोजेस, इफ़ इट डज़ नॉट क्लोज इट इज़ कॉल्ड अ पेटेंट फोरामेन ओवेल। अगर आपकी ये जो है ओपनिंग क्लोज ना हो तब आप इसे बोल रहे होते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल।
इन मोस्ट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स पेटेंट फोरामेन ओवेल काजेज नो प्रॉब्लम्स इसकी नहीं होती एंड रिमेन्स अनडिटेक्टेड थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। पेटेंट फोरामेन ओवेल हैज़ लॉन्ग बीन स्टडीड बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। ये इसमें क्या है, एम्बोलिज्म जो है ट्रैवल करता है फ्रॉम वेनस साइड टू द आर्टेरियल साइड, वेन से जो है आर्टरी की तरफ। अगर मैं यहाँ पे मैं ये फ़र्ज़ करें ब्लू कलर में आपकी ये वेन है, तो यहाँ से आपकी आर्टरी के अंदर क्या है, ये एम्बोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस मे लीड टू स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो ये जो आपका एम्बोलाइज हुआ तब ये आपको स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक करा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, जिसे आप क्या है TEE बोलते हैं। ये एक कंसीडर की जाती है मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द पेटेंट फोरामेन ओवेल। अगर कोई आपसे पूछे कि आप पेटेंट फोरामेन ओवेल को डायग्नोस कैसे करें, तो आपने बताना है ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए से। तो अ पेटेंट फोरामेन ओवेल में आल्सो इंसिडेंटल फाइंडिंग। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी विद द बबल कंट्रास्ट, ठीक है। आप बबल कंट्रास्ट के साथ कर रहे होते हैं इसको, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोस्टिक टू पेटेंट फोरामेन ओवेल PFO। तो उन्होंने जो है आपको ये डायग्राम दी है। तो यहाँ पे जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके राइट एट्रियम से जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो है ब्लड पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास होल, ये जो है आपका बंद नहीं होगा, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेल, ठीक हो गया। नेक्स्ट है की नंबर 12, मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या है, कार्डियक अरेस्ट। ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली होती है उन पेशेंट्स में जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से हो रही होती है, और इसमें मोस्ट कॉमन डेथ होती है यही हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से, ठीक है। पेशेंट्स आर मैनेज एज पर ALS प्रोटोकॉल विद द डिफिब्रिलेशन से जो है आप इसको क्या है ट्रीट कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट सर्वाइव करता है एक्यूट फेज़ में, तब क्या है उसके वेंट्रिकुलर जो हमारे पास मायोकार्डियम है वो डिसफंक्शनल जो है हो सकती है, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्योंकि ये वाला पेशेंट जो है आपको एक्यूट फेज़ में सर्वाइव कर सकता है, ठीक हो गया। मैनेजमेंट में क्या है, आप जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ और रिड्यूस करने के लिए उसके वॉल्यूम ओवरलोड को आप लूप डायरेटिक्स देंगे, फॉर एग्जांपल फ्यूरोसिमाइड, ये जो है आप ट्रीट दे रहे होंगे उसको। फिर आपने AC या बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, स्टार्ट कर देने हैं, एक ड्रग जो है एट अ टाइम देनी है। रिमेंबर कि AC और ARBs जो हैं ये डेल्ट होते हैं विद सिमिलर इन इफेक्ट। अगर हमारे पास AC इनहिबिटर्स ड्राई कफ के साथ आ रही है, तब जो है आप इसको क्या है ARBs पे क्या है स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बीटा ब्लॉकर्स, हमारे पास अगर पेशेंट एस्थमेटिक है, दमे का मरीज़ है, तो हम उसे क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, ठीक हो गया। अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, ऐड द अदर वन ACR बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अगर सिम्टम्स उसके बावजूद भी परसिस्ट कर रहे हैं, तब क्या है आपने स्पाइरोनोलेक्टोन को ऐड करना है। ये एक हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या है ड्रग है। तो यहाँ पे एक नोट है इंपॉर्टेंट कि इफ़ पेशेंट इज़ ऑलरेडी ऑन AC इनहिबिटर लिसिनोप्रिल आर ऑलरेडी ऑन ARBs लाइक लोजेटॉन, कैंडिसर्टान, and he needed additional medication for his chronic heart failure, pick a beta blocker, for example bisoprolol. If he is already on ACR ARBs plus beta blockers, go for spironolactone. तो हमारे पास लास्ट ट्रीटमेंट जो बचता है इसका क्या है, spironolactone है। नेक्स्ट है टैकीअरिथमियास। टैकीअरिथमियास में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ये मेंशनड जैसे हम ऊपर करके आए हैं कि मोस्ट कॉमन काज है आपके किस की मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डेथ कराने में, ठीक है। दूसरी एरिथमियास जो हैं आपकी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ठीक है। मैनेजमेंट में जो है आपके पास आप चेक करेंगे पेशेंट की पल्स को, अगर पल्स नहीं है तब आपने क्या है अरेस्ट करना प्रोटोकॉल, इमिडिएटली को डिलीवर कर देना है आपने डिफिब्रिलेशन के लिए, और एडमिनिस्टर कर देनी है आपने ऑक्सीजन को, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेरिकार्डाइटिस, ये इम्पोर्टेंट है, अकर्स विद इन 48 आवर्स, लाइक हमारे पास 2 दिन
एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन हमारे पास 48 घंटों में अगर एमआई के बाद, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद अगर पेशेंट आए, ठीक है, तो उसमें फ़ीचर्स आपको क्या मिल रहे होंगे? प्लूरेटिक चेस्ट पेन मिल रहा होगा, ठीक है, जो कि वॉर्स होता है लाइंग फ्लैट, सीधा सोने से, एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेट करेगा पेशेंट उसको क्या है, पेन रेडिएट हो रहा होगा, वॉर्स हो रहा होगा, ठीक है। फीवर एंड पेरिकार्डियल रब, ये जो हैं फीचर्स हैं पेरिकार्डाइटिस के। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में डेवलप लीडिंग टू इनलार्ज ग्लोबुलर हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे एंड कंफर्म बाय इकोकार्डियोग्राम और चेस्ट एक्सरे पे जो है आपको क्या है, इनलार्ज ग्लोबुलर हार्ट मिल रहा होगा। ईसीजी पे जो है आपको वाइड स्प्रेड सैडल शेप्ड एसटी एलिवेशन मिल रही होंगी, अपवर्ड कनकेविटी, और हमारे पास पीआर डिप्रेशन आपको मिल रहा होगा। ये सीधा सीधा जो है आपको इस तरह का जो है केस बना के देंगे। अ फुल डोज NSAIDs should be used aspirin 2 to 4 gram per day and ibuprofen 1200 to 1800 mg per day, indomethacin 75 to 150 milligram per day, and treatment should last at least 7 to 14 days. नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेसलर सिंड्रोम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ड्रेसलर सिंड्रोम में फ़ीचर्स जो आपको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे एज़ पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, लेकिन इसमें वहाँ पे जो था हमारे पास 48 घंटे था आफ्टर एमआई, यहाँ पे जो है आपको 2 से 6 वीक्स पे मिलेगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। फिर हमारे पास अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी जो है इसकी, ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है अगेंस्ट एंटीजन प्रोटीन्स, जो कि बन जाती हैं हमारे पास मायोकार्डियल रिकवर्स को ठीक करने में, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ फीवर, प्लूरेटिक चेस्ट पेन दैट वर्सन ऑन इंस्पायरेशन एंड लाइंग फ्लैट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड रेज्ड ESR। तो फीचर्स जो हैं आपको पेरिकार्डाइटिस की तरह मिलेंगे, और आपने इसको ट्रीट कैसे करना है, NSAIDs देने हैं, ठीक है। ECG में आपको क्या है, वाइड स्प्रेड सैडल शेप्ड ST एलिवेशन, तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए सारे फीचर्स सेम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ECG में क्या है, वाइड स्प्रेड सैडल शेप्ड ST एलिवेशन मिल रही थी, तो पेरिकार्डाइटिस में भी ऐसे ही ECG पे हमें जो है फीचर मिल रहा था। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, आपको बोलेगा 1 दिन हुआ है आफ्टर एमआई, अब आपने पेरिकार्डाइटिस को क्या है चूज़ करना है। अगर आपको बोले कि 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, तब आपने किसको सिलेक्ट करना है, आपने करना है इसी ड्रेसलर सिंड्रोम को क्या है, आपने क्या है सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। इस्कीमिक डैमेज सस्टेन ड्यूरिंग एमआई एपिसोड में वीकन द मायोकार्डियम resulting in a thin muscular layer, thus aneurysm formation can occur. This usually occurs, ये जो है आपके 4 से 6 वीक्स पोस्ट एमआई में जो है आपको मिलेगा, ठीक है। टिपिकली ये एसोसिएट होता है परसिस्टेंट ST एलिवेशन में और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। थ्रोम्बस ये जो है बन सकता है एन्यूरिज्म के दौरान, जब स्ट्रोक का क्या है रिस्क क्या है इंक्रीज होगा, तब पेशेंट्स जो है एंटीकोएगुलेटेड जो है यूज़ करेंगे। ECG में जो है आपको परसिस्टेंट ST एलिवेशन और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मिल होगा। चेस्ट एक्सरे पे क्या है आपको इनलार्ज्ड हार्ट विद बल्ज एट द लेफ़्ट हार्ट बॉर्डर। इको पे जो है पैराडॉक्सिकल मूवमेंट मिल रही होगी वेंट्रिकुलर वॉल पे। नेक्स्ट है हमारे पास VSD। इसमें क्या है, आपके जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, वहाँ पे रप्चर होगा, और यूजली ये जो है आपके 1 हफ्ते के बाद, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की अटैक के 1 हफ्ते के बाद ये जो है आपको अकर होता है, और तकरीबन 1 से 2% के पेशेंट्स में ये दिखाई देता है। फीचर्स इसमें क्या हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर एसोसिएट करेगा पैन सिस्टोलिक मरमर के साथ, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है लाइन है, इसको जो है रिलेट करते होते हैं आप VSD के साथ, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम जो है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसका will exclude acute mitral regurgitation which present in a similar fashion। तो अर्जेंट सर्जिकल करेक्शन करेंगे आप इसमें, ठीक है, ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट माइट्रल रिजर्जिटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको पैन सिस्टोलिक मर्मल मिल रहा होगा, ये अक्कर होता है आपके एमआई के 2 से 15 दिन के बाद, ठीक है। मोस्टली जो है आपको इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है मिल रहा होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास अर्ली टू मिड सिस्टोलिक और पैन सिस्टोलिक मर्मर, तो यहाँ पे ये हमें क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग मिल रही है। इधर आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर था लेकिन विद एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ था, ठीक है।
और ये टिपिकली आपको हेड होता है एपेक्स पे। तो वो इस तरह की जो हमारे पास डिफरेंट जो कलर्स की हेडिंग्स दी हुई है, हाईलाइट्स दी हुई है, तो इस तरह से वो जो है आपको एक क्लिनिकल केस बना के दे देगा। इनको जो है आपने नहीं बोलना। और दूसरे फीचर्स हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पुल्मोनरी एडीमा, ये आपको मिले होंगे। अगर पुल्मोनरी एडीमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, बाईबेजल क्रैकल्स, तो ये देख लें आप, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपको मिल गई है, ठीक है। डायग्नोस क्या है, मिट्रल रिजिडिटेशन का इकोकार्डियोग्राम। ट्रीट कैसे करेंगे, वाइजोडाइलेटर्स देंगे, लेकिन एमरजेंसी सर्जिकल रिपेयर जो है मोस्टली जो है आप करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट ट्राइकस्पिड रिजिडिटेशन, ठीक है, TR। तो सिमिलर टू मिट्रल रिजिडिटेशन बट पैन सिस्टोलिक मर्मर इज़ हियर्ड ओवर द लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। तो देखें यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर यहाँ पे एपेक्स पे मिल रहा था, ठीक है, लेकिन आपको ट्राइकस्पिड रिजिडिटेशन जो है यहाँ पे आपको लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे जो है मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको क्लिनिकल केस में जो है बहुत हेल्पफुल रहती है, आप इससे जो है चुकन्ने रहा करें। अच्छा जी, अब जो है इम्पोर्टेंट नोट्स आ गए हैं जो हम ऊपर पढ़ के हैं, उनको जो है फिर से थोड़ा सा निचोड़ बना के डिस्क्राइब करें। तो पेरिकार्डिटिस कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मे डेवलप शॉर्टली आफ्टर MI विद इन 2 days एंड ड्रेसलर सिंड्रोम प्रेजेंट 2 to 6 weeks आफ्टर MI। बोथ हैव द सेम फीचर दोनों के सेम है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है डिफरेंट है। Pleuritic chest pain that worsen on lying flat and during the inspiration, improves on upright sitting forward. Pericardial rub, widespread saddle-shaped ST elevation on the ECG. They can also lead to pericardial effusion, enlarged globular heart on chest X-ray, and if severe enough, cardiac tamponade can also develop, also enlarged globular heart of the X-ray plus back triad, जिसमें आपको हाइपरटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड्स और हाई JVP डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिल रही थी। ये जो है हम कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, तो इसको जो है आप अभी फिर से देख लें क्योंकि ये सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं। तो ये जो है हमारे पास फिर से ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा है, सही है। तो आपने क्या ट्रीट देना है फिर से आप देख लें। अपनी निमोनिक की याद रखना है, मोना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन एंड देन सेंड इमीडिएटली फॉर PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। अगर PCI ऑप्शन में नहीं है तब आपने एल्टीप्लेट्स थ्रोम्बोलाइसिस जो है देनी है। अगर PCI और एल्टीप्लेट्स दोनों नहीं है तब आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस थ्रोम्बोलाइसिस देनी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, आपको ऐसे का ऐसे जो है फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। अगर पेशेंट आए आपका नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन प्लस आपका अनस्टेबल अंजाना, इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, सेम रहेगा। तो इसमें क्या है, अगर हो तो इसमें मॉर्फिन देना है। पहले आपने मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं, नाइट्रेट क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे आप पेन को कम कर रहे हैं, चेस्ट पेन को कम कर रहे हैं, तभी जो है आप मॉर्फिन प्लस आप नाइट्रोग्लाइसरीन जो है दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 मेडिकेशंस लाइक जो है हम देते होते हैं पेन के लिए, ठीक है। हमने अभी मॉर्फिन दी, फिर 2 मेडिकेशन जो है हम इमिडिएटली फ़ौरन जो है देंगे। एक ओरल एस्पिरिन 300 mg देंगे, ठीक है। फिर सबक्यूटेनियसली जो है आपने लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन देनी है। फिर आपने अगर ये नहीं दे सकते तो आपने या सबक्यूटेनियस फोंडापेरिनॉक्स जो है देनी है, ये वाली, सही हो गया। तो अगर लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन है, अक्लूड हुई पड़ी है, ये देखें ये हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, इस तरह आपकी ऑक्लूजन हुई पड़ी है आर्टरी की, तो इसमें लाइक वाइड स्प्रेड ST डिप्रेशन मिल रहा है आपको, ST एलिवेशन मिल रहा है AVR पे। इसमें क्या है, आपने मॉर्फिन के बाद जो है एमरजेंसी जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 15, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, फिंगर टिप पे एट्रोपाइन, given 0.5 mg IV push and may be repeated up to total dose of the 3 mg। बस इजी है। What if he was given atropine but not response, तब आपने क्या करना है, आपने करना है टेम्परेरी ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर ऐड कर देना है। सेकेंड लाइन आप डोपामाइन दे सकते, थर्ड लाइन एपिनेफ्रीन। ये ट्रीटमेंट है अगर एट्रोपाइन में दिया आपने टेम्परेरी ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर, फिर आपके बाद जो है ये ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन वाज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप और इनिशियल लाइन, तो इन चीज़ों को जो है आप देखते होते हैं। तो इसमें आंसर जो आपका रहेगा ऑक्सीजन रहेगी और ABCD जो है आप देख रहे होते हैं, एयर ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी। तो की नंबर 16 ये जो है हम कर चुके हैं, मैं बार बार जो है ये करवा चुका हूँ, आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है।
और इसमें आपको कार्डियक टेम्पोनेट का इको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी याद होना है। ट्रीटमेंट में आप क्या है पेरिकार्डियो सेंटेसिस करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 17 इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इसमें क्या है आपको एक न्यू मरमर मिलेगा प्लस फीवर के साथ। ये आपका सीधा जो है इन्फेक्टिव मायो इंडोकार्डाइटिस का क्या है ये केस है। प्लस आपको मेलीज भी मिले, रिगर्स भी मिल रहे होंगे। इनिशियल स्टेप क्या है, आपने ब्लड कल्चर करना है क्योंकि हमारे पास इन्फेक्टिव क्या है ये इंडोकार्डाइटिस का क्या है ये केस है। ठीक है, तब आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट दूसरा जो है करना है ब्लड कल्चर के बाद, क्या है वो आपका इको है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने रिस्क फैक्टर्स बताने हैं किसके, इसी इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के। इसमें क्या है आपको इंडोकार्डाइटिस प्रीवियस एपिसोड मिल रहा होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, रूमेटिक वेल्व डिजीज़ हो सकती है, प्रोस्थेटिक वेल्व्स हो सकती है, कंजेनिटल हार्ट वेल्व्स हो सकते हैं, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स हो सकती हैं। ठीक है, उसमें क्या है आपको टिपिकली काजिंग जो है ट्राइकस्मिड लीजन्स मिल रही होंगी। कास्टिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकती हैं, तो इसमें इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको स्टेफिलोकोकस ओरियस मोस्ट कॉमन मिल रहा होगा इन जनरल पेशेंट्स के अंदर। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिटिस के अंदर क्या है आपको प्रोस्थेटिक वॉल सर्जरी के बाद ये जो है आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहा होगा। स्टेप्टोकोकस वेरिडियंस ये जो है आपको स्पेशली स्टेप्टोकोकस माइटिस एंड स्टेप्टोकोकस सैंग्विनिस और कॉमनेस्ट काज इन पीपल विद अ पुअर डेंटल हाइजीन। पुअर डेंटल हाइजीन वाले पेशेंट्स के अंदर जो है आपको स्टेप्टोकोकस वेरिडेंस मिल रहा होगा। नेक्स्ट जो है फीचर्स और डायग्नोसिस बताने मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। ड्यूक क्राइटेरिया के अंदर क्या है, 2 मेजर क्राइटेरिया हैं और 1 मेजर और 3 माइनर क्राइटेरिया। इस तरह से जो है आप रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको या तो 2 मेजर क्राइटेरिया मिले या 1 मेजर और 3 माइनर क्राइटेरिया, अभी जो है हम उनको डिस्कस करने लगे, या 5 आपको माइनर क्राइटेरिया मिले। मेजर क्राइटेरिया में क्या है आपको पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स मिलने चाहिए। 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर जो हैं आपको टिपिकल ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेंसी उसकी दिखा रहे होते हैं इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के अंदर, सच एज हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस और हेसिक ग्रुप या persistent bacteremia from 2 blood cultures taken more than 12 hours apart or 3 or more positive blood cultures where the pathogen is less specific such as हमारे पास जो है Staphylococcus aureus और Staphylococcus epidermidis। Not to be confused, it is true that Staphylococcus aureus is the commonest pathogen in the infective endocarditis. However, it is not specific for the infective endocarditis as it causes many other inflammation. दूसरा जो है हमारे पास एविडेंस ऑफ इंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें पॉजिटिव इको फॉर इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस मिल रही होती है। पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम ऑसिलेटिंग स्ट्रक्चर्स, एब्सेस फॉर्मेशन, न्यू वल्वुलर रिजिडिटेशन और डिहेसेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक वेल्व्स, न्यू वल्वुलर रिजिडिटेशन। ये यहाँ तक जो था हमारे पास मेजर क्राइटेरिया था। ठीक है, अभी जो है हम माइनर क्राइटेरिया डिस्कस करने। माइनर में जो है आपको प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन जिसमें इंट्रावेनस ड्रग यूज़ या आपको मिल सकती है, या माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मिल सकता है जिसमें आपको मेजर क्राइटेरिया जो है नहीं मिल रहा। प्लस आपको फीवर मिल रहा होगा। ठीक है, वेस्कुलर फिनोमिना मिल रहा होगा। वेस्कुलर फिनोमिना के अंदर मेजर एम्बुलाई होती है, स्प्लेनोमेगैली हो सकती है, क्लबिंग, स्प्लिंटर हेमोरेज, जेनवे लीजन्स, पिटेशी और प्रोप्रा हो सकते हैं। 5वां जो है आपको इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना मिल रहा होगा जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओस्लर स्नोड्स, रॉट स्पॉट्स। ये अगर माइनर क्राइटेरिया मिल रहे हो तो आप जो है इसे कंसीडर कर रहे होते हैं किसको, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस को। ये हमारे पास क्या है, ड्यूक क्राइटेरिया है। ओस्लर नोड्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं अभी हम। ये आपकी पेनफुल रेड नड्यूल्स होते हैं हैंड्स या फीट पर और ये परसिस्ट कर सकते हैं कुछ घंटों से कुछ दिनों तक। ठीक है, जेनवे लीजन्स क्या होती हैं, ये नॉन टेंडर और स्मॉल इरिथमेटस हेमरेजिक, लाइक हमारे यहाँ पे आपको इस तरह ब्लडी टाइप जो है ये नज़र आएंगी जेनवे लीजन्स। ठीक हो गया। मैक्यूलर और नड्यूरल लीजन्स ऑन द सोल्स और पाम्स, लेकिन इसमें क्या है आपको सोल्स और पाम्स पे आपको ये मिल रही होगी जेनवे लीजन्स। ओस्लर नोड्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, हैंड्स ऑन या फीट पर आपको मिल रहे होंगे। दे अकर ड्यू टू सेप्टिक माइक्रोएम्बुलाई दैट डिपोजिट द बैक्टीरिया अंडर द स्किन। आपकी जो स्किन है ना, लाइक ये आपकी स्किन है, तो यहाँ पे जो है आपको बैक्टीरिया जो है इन्वेड होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है। तो ये 4 जो
हमारे पास साइंस हैं आपको लाजमी आने चाहिए, और स्प्लिंटर हेमरेज इस तरह की होगी, ठीक है। और ऑसलर नोड्स जो है आपको इस तरह जो है शो हो रहे होंगे। रॉड स्पॉट आपको आइज़ के अंदर इस तरह मिल रहा होगा। जेनवे लीजन्स पाम्स और आपको सोल्स पे मिल रहे होंगे, ठीक है। ऑसलर नोड्स आपको हैंड्स और कहाँ पे, फीट पे मिल रही होंगी। स्प्लिंटर हेमरेज जो है आपको अंडर द नेल्स जो है आपको मिल रही होगी। रॉड स्पॉट आइज़ के अंदर मिल रही है। तो इंडोकार्डिटिस इनिशियल एम्पेरिकल ब्लाइंड थेरेपी आप कैसे करेंगे इसमें? नेटिव वेल्व इंडोकार्डिटिस, इसमें आप क्या है, अमोक्सिसिलिन, लो डोज जेंटामाइसिन या वेंकोमाइसिन, लो डोज जेंटामाइसिन, या आप अगर पेनिसिलिन एलर्जिक है तो आप उसके अंदर एमआरए से मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो है सस्पेक्ट या सीवियर सेप्सिस के अंदर दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर प्रोस्थेटिक वेल्व इंडोकार्डिटिस की हिस्ट्री है तब आप वेंकोमाइसिन, लो डोज जेंटामाइसिन, रिफेम्पिसिन जो है आप दे रहे होंगे। The most important note to remember is that in any patient presenting with a fever or new heart murmur suspect infective, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस इस तरह का जो है आपको मिल रहा होगा। इसमें क्या है, आपने पहले ब्लड कल्चर करा लेना है, फिर आपने क्या कराना है, ईको करा लेनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि अ मैन हु हैड डेंटल एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको एक निशानी मिल गया। फ्यू डेज अगो प्रेजेंट विद पिटेशिया, हिज वाइटल्स आर स्टेबल एक्सेप्ट हिज body temperature which is 38, and on examination he has a pitychia, painful nodule on his palms and a cardiac murmur। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपको इन्फेक्टिव इंडोकार्डिटिस का केस मिल रहा है। फीवर प्लस आपको न्यू मर्मर मिल रहे हैं। अंडरलाइंग काज ऑफ दिस कंडीशन इज इन्फेक्शन। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेप इज़ द ब्लड कल्चर, देन फॉलोड बाय द इको। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दी गई है कि आ मैन प्रेजेंट विद अ फीवर कन्फ्यूजन पिटेशी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हिज सोल। तो ये जो है उस पर जो है आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लड कल्चर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक हो गया। और ये आपकी जेन वे लीजन्स हैं, ठीक है, जो आप कह रहे थे आपकी हैंड्स के पाम्स और जो है सोल्स पे, फीट पे जो आपको मिल रहा होगा। माइनर क्राइटेरिया इन्फेक्टिव इंडोकार्डिटिस का, लाइकली इन्फेक्टिव इंडोकार्डिटिस इज़ द डायग्नोसिस। ये ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर के बाद आप जो इको करेंगे। वीडियो हो रही है लंबी, तो मैं जो है इसका 3rd पार्ट बना देता हूँ। तो अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।